वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिटर ज्ञान बाय सतीश सर। तो आज एक नई वीडियो में आप देखते हैं कि आज एक नया क्लास शुरू करते हैं और नया चैप्टर है हमारा। पिछली क्लास में मैंने पहला चैप्टर फिटर थ्योरी का पहला चैप्टर कवर किया था, जो उम्मीद है आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद ये सेकेंड चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर आप देखते हैं आज। सेकेंड चैप्टर हमारा है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट मतलब माप तौल, यानी कि कोई भी जॉब अगर हम बना रहे हैं तो उसको कैसे मापेंगे, ठीक है, मापना जरूरी है। और मापने की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और कौन कौन से माप होते हैं। और इसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किन इंस्ट्रूमेंट से हम जो है मेजरिंग करेंगे, ये इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इस चैप्टर का क्यों जरूरत पड़ी और ये फिटर के स्टूडेंट के लिए, फिटर क्या और बाकी भी जो भी किसी भी ट्रेड से अगर आईटीआई कर रहे हैं तो ये चैप्टर सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कभी किसी भी ट्रेड से अगर हम आईटीआई कर रहे हैं तो हमें मापने की तो जरूरत पड़ती ही है। कई चीज़ें हैं मापने की जरूरत पड़ती है, और मापन की जो भी विधियां हैं और मापन की जो मात्रक हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन का मीन्स ये है कि पहले के समय में जब हम लोग जनरली मीटर का और किलोग्राम का यूज़ नहीं करते थे तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती थी। जब ये कोई चीज़ है, जैसे गेहूं है खरीदना हुआ, तो पहले किलोग्राम जब नहीं हुआ करता था तो कुछ ऐसी यूनिट्स का यूज़ किया जाता था जो कि सभी के लिए समान नहीं होता था। जैसे हाथ से ऐसे गेहूं है, ऐसे हाथ से माप के दे दिया, जैसे मान लो ये अंजुल है, इससे माप के 4 अंजुल दे दिया, तो ये कोई मात्रक नहीं हुआ, क्योंकि कोई बड़ा आदमी होगा तो उसका ये हाथ बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो हमें मात्रक की जरूरत पड़ी, एक ऐसी निश्चित मात्रक जो कि हमारे लिए एक निश्चित माप हो और किसी और के लिए भी वह माप बिल्कुल वही निश्चित हो। चाहे मैं इंडिया में बैठा हूँ या किसी और दूसरे देश में बैठा हूँ, अगर मैं कोई क्वांटिटी बताता हूँ तो अगर किसी क्षेत्र में बैठा हुआ आदमी वो उसी क्वांटिटी में हमें वो चीज़ दे, तो मीन्स ये डेवलप करना इम्पॉर्टेंट था। तो इसलिए इस मात्रक का और यूनिट्स का जो है इजाद किया गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यूनिट्स। यूनिट मैंने जो नाम लिया है, यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब मात्रक। तो मात्रक मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम कोई भी राशि को माप रहे हैं तो वह राशि को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। राशि मीन्स हो गया जैसे हमारी लंबाई है। जैसे हम किसी कपड़े की दुकान पे गए और हमने कहा कि हमें कपड़ा चाहिए, तो वह दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। तो वह जो कितना कपड़ा वो पूछ रहा है यही मात्रक है। वह आपसे यूनिट पूछ रहा है कि आपको कितना चाहिए। तो मात्रक मतलब मात्रक हम उसे कहते हैं जिसमें वह राशि मापी जाती है। वह राशि मतलब हम कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं तो कपड़ा हमारा जो है, कपड़े की क्या चीज मापी जाती है? लेंथ। तो जो लंबाई होगी, कपड़े की लंबाई होगी, ठीक है, जो लंबाई होगी वह हमारी राशि, लंबाई हमारी राशि होगी। और उस लंबाई को व्यक्त करना, यानी जिस चीज से हम व्यक्त कर रहे हैं लंबाई को, उसे हम कहेंगे मात्रक। लंबाई जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जनरली हम लोग मीटर में लेते हैं, कपड़े को मीटर में खरीदते हैं। तो मीटर क्या होगा? इस लंबाई के लिए, यानी लंबाई राशि के लिए यह मीटर जो है हमारा मात्रक होगा, ठीक है। जैसे पहले के समय में जब हमारे पास मीटर की इजाद नहीं हुआ था, मीटर का यूज नहीं करते थे, तो कपड़ा खरीदने जाते थे तो क्या कहते थे? 2 हाथ कपड़ा, 2 हाथ लंबा कपड़ा दे दो। दुकानदार से कहा हमने कि 2 हाथ लंबा कपड़ा दे दो। तो हो सकता है दुकानदार की हाइट कम हो, उसका हाथ छोटा हो, उसने 2 हाथ ऐसे नापा, तो 2 हाथ नापने के बाद उसने दे दिया। अब आप घर गए, आपने घर में जाके आपने अपने हाथ से नापा तो वो 2 हाथ नहीं निकला। तो ये जो 2 हाथ है
यही हमारा मात्रक है, ये हमारा मात्रक है। और क्या माप रहे थे हम? लंबाई माप रहे थे। तो ये लंबाई हमारी राशि है, ये लंबाई हमारी राशि है। तो राशि तो ठीक है, अच्छी बात है, राशि को माप रहे हैं लंबाई। लेकिन मात्रक हमारे पास अगर एक निश्चित मात्रक नहीं है, एक निश्चित माप वाला मात्रक नहीं है, तो हमारा जो भी राशि हम मापेंगे वह गलत आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आप मात्रक समझ गए। राशि, राशि में और कौन सी राशि होती है? जैसे लंबाई हो गई, किलोग्राम हो गया, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान हम किलोग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, समय हो गया। ये हमारी राशियां हैं। जैसे अभी हमने कपड़े की लंबाई की बात की थी, इसी तरह जब हम बाजार जाते हैं तो हम गेहूं खरीदते हैं, गेहूं द्रव्यमान, गेहूं का द्रव्यमान मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं का भार नहीं मापते, किलोग्राम में जो मापा जाता है वो द्रव्यमान होता है, क्योंकि भार बदलता रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान आप अगर यहाँ बैठे हैं वही होगा, और अगर किसी ध्रुव पे चले जाएं, चाहे वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएं, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगर जो भी चीज़ आपको यहाँ 1 किलोग्राम दिख रही है, वही 1 किलोग्राम आप कहीं भी जाएंगे वह 1 किलोग्राम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन भार बदल जाता है। भार जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है वो जैसे बदलेगा वैसे ही भार भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति का जो भार होता है वह चंद्रमा पे कुछ और होता है और इंडिया में या पृथ्वी पे कुछ और होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए हमारे पास है किलोग्राम, जिसे हम केजी बोलते हैं, किलोग्राम, और समय के लिए हमारे पास है सेकंड। तो ये हमारी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये हमारी मात्रक है। ठीक है, और मात्रक में भी कैसे मात्रक है? मूल मात्रक। अब ये मूल मात्रक का मतलब क्या है? मूल मात्रक का मतलब है फंडामेंटल मात्रक, यानी कि जो मात्रक स्वतंत्र है, किसी के संबंध में नहीं है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। अब ये मीटर जो है किसी और के साथ संबंध बना के ये जो है नहीं बनता है, ये स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं है। उसी तरह किलोग्राम भी, ये भी किसी पर डिपेंड नहीं है, और सेकंड भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि मूल राशियां, ये मूल राशियां भी सेम, इट इज कि ये भी डिपेंड नहीं होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। अब आप लोग देखते हैं कि डिपेंड राशियां कौन सी होती हैं? जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं। जैसे अगर हम कहें घनत्व, घनत्व, तो घनत्व जो है ये डिपेंड होती है। ठीक है, अभी बताते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। घनत्व, इसके अलावा बल, ठीक है, आयतन, ये भी डिपेंडेंट है। तो ये जो राशियां हमारी होंगी ये व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि घनत्व, घनत्व के जो हमारा जो मात्रक होता है, अब हम देखते हैं फॉर्मूले से हम लोग देख के समझ जाएंगे। जो घनत्व है, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है, तो घनत्व बराबर हमारा हो जाता है घनत्व, अब घनत्व बराबर हम ले जाएंगे द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये जो घनत्व है किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान और आयतन पे। अब द्रव्यमान मतलब हमारा क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी मीटर में मापी जाती है, तो ये हमारी हो गई मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये जो घनत्व था, घनत्व जो राशि है यह किस पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। तो इसलिए इसको हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मात्रक भी देखो स्वतंत्र नहीं है। जो घनत्व का मात्रक है 1 किलोग्राम पे और मीटर पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि ये डिपेंडेंट होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, मूल राशियों के संबंध से और मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। और व्युत्पन्न मात्रक यह भी
मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, स्वतंत्र नहीं होता है, मूल मात्रकों के कॉम्बिनेशन से बनता है व्युत्पन्न मात्रक। ये देखिए आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन किसका है, किलोग्राम और मीटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसलिए इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने समझ लिया कि ये जो मात्रक हैं ये कैसे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टम। जो माप तौल के जो सिस्टम होते हैं ये अलग अलग सिस्टम होते हैं, 3 तरह के सिस्टम हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में हमारा जो एफ है ये फुट पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब लंबाई को मापने के लिए फुट का यूज करते हैं, एफपीएस सिस्टम में लंबाई को मापने के लिए फुट का यूज करते हैं, और भार को मापने के लिए द्रव्यमान को मापने के लिए हमारा जो है पाउंड का यूज करते हैं, और समय को मापने के लिए सेकेंड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में ये हमारा होगा सेंटीमीटर लंबाई के लिए, और जो हम द्रव्यमान मापते हैं ग्राम में मापते हैं, ग्राम, और समय सेकेंड में। तो इस तरह से ये हमारी सीजीएस सिस्टम हो गया, ठीक है। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं, लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, किलोग्राम, और समय के लिए सेकेंड। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है, आप देख रहे हो कि समय को मापने के लिए तीनों ही सिस्टम में समय को मापने के लिए सेकंड का ही यूज करते हैं। तो सेकंड एक ऐसा कॉमन हमारा जो मात्रक है जो कि तीनों सिस्टम में कॉमन होता है, ठीक है। अभी आप देखते हैं, अब एक चीज और है, इनका जो दूसरा नाम होता है जो पूछ लिया जाता है, जैसे हमारा एफपीएस सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, यह भी पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सिस्टम किसे कहते हैं, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, और एमकेएस सिस्टम को हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम, इसका दूसरा नाम है मीट्रिक सिस्टम, यानी मीट्रिक पद्धति, ठीक है। अपने इंडिया में यही मीट्रिक पद्धति यूज की जाती है, मीट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, और ये ब्रिटिश सिस्टम हमारे यहाँ नहीं यूज होता है, ये जनरली जो है जो ब्रिटिश में यानी अमेरिका में यूज होता है, ठीक, या ब्रिटेन में यूज होता है। चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, एंगल को मापने के लिए कौन कौन से यूनिट यूज किया जाता है। तो एंगल को मापने के लिए हमारे पास यूनिट होती है, पहला तो हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एंगल मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, सॉरी एंगल मापने के लिए डिग्री का यूज करते हैं, वो तापमान में आएगा, ठीक है, डिग्री का यूज करते हैं। तो ये डिग्री में क्या क्या होता है, जैसे हम डिग्री को यानी 1 डिग्री है, 1 डिग्री, इसको जब हम 60 बराबर भागों में तोड़ते हैं तो ये हमारा 1 मिनट बनता है, 1 मिनट, और 1 मिनट को फिर 60 बराबर भागों में तोड़ते हैं तो ये हमारा 1 सेकेंड बनता है। तो एंगल्स जो मापे जाते हैं डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में मापे जाते हैं, ठीक है। और ये इनका सिंबल है, डिग्री का सिंबल है, ये ऐसे संख्या के ऊपर 0 लगाते हैं, और मिनट के लिए इस तरह से और सेकंड के लिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड मीट्रिक सिस्टम। तो कुछ रिलेशन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत यूज होता है और पूछा भी जाता है। तो कुछ रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1 मीटर, 1 मीटर में 39.37 इंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। यानी मीटर और इंच में क्या संबंध है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट लगा दे रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 1 इंच में, 1
जाता है तो 25.4 mm होता है। तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है एक रिलेशन है, जो है ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में रिलेशन पूछा था। अब इसी को तोड़ के एक अलग तरीके से पूछ लेते हैं कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो वो भी लिख देते हैं। तो 1 इंच में 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपसे अनुरोध है कि आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजरमेंट करते हैं? टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यानी मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को 100 बराबर भागों में जब हम बांटते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। जब 100 बराबर भागों में बांटते हैं यानी 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस को, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के जो भी भाग हैं यानी जो दूरी है, इसको जब हम बराबर 100 भागों में बांटते हैं तो एक भाग जो होता है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। और इसमें जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो जमने का जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा यानी उबलने का जो पॉइंट होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित करने के लिए संख्या के ऊपर हम कोई भी संख्या हो 1 फ़ारेनहाइट, तो हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे बोलते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है? जब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य के भाग को जब हम 180 भाग में बांटते हैं तब हमारा जो है जो एक भाग होता है वो 1 फ़ारेनहाइट कहलाता है। तो यह फ़ारेनहाइट, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट के से प्रदर्शित करते हैं और जो डिग्री सेल्सियस है उसको डिग्री सेल्सियस इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा केल्विन। केल्विन, तो केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं और इसमें जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 273 डिग्री केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 373 डिग्री केल्विन। सॉरी, एक बात आप ध्यान रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, हम इसको डिग्री केल्विन बोल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। डिग्री केल्विन कभी नहीं बोलेंगे। हम इसे प्रदर्शित करने के लिए यह निशान नहीं लगाते हैं, ये निशान नहीं लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर गलतियां हो जाती हैं। तो केल्विन हम दिखाते हैं केवल के से प्रदर्शित करते हैं। 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन, इन दोनों के मध्य के भाग को जब हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 केल्विन। 1 केल्विन, ठीक है। तो प्रदर्शित करते हैं केवल के से, ठीक। और इसमें एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान क्या होता है? 0 केल्विन, इसे हम परम शून्य तापमान कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा हमारा जो स्केल है वह है र्यूमर स्केल।
र्यूमर स्केल, इसको प्रदर्शित करने के लिए डिग्री र्यूमर का यूज करते हैं। डिग्री र्यूमर, र्यूमर स्केल में वाटर का जो र्यूमर स्केल में जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री र्यूमर, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। तो 0 डिग्री से 80 डिग्री के बीच के भाग को जब हम बराबर बराबर बांटते हैं 80 भागों में, तो हम उसे 1 डिग्री र्यूमर बोलते हैं। 1 डिग्री र्यूमर, ठीक है। अब इस तरह से जो अभी हमने परिभाषा बताई, इसी से फॉर्मूला भी निकलता है, आप देख सकते हो। अभी हमने क्या बताया था, जब डिग्री सेल्सियस बताया था तो इसमें हमने क्या बोला था, डिग्री सेल्सियस, इसमें 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांट रहे थे, तो डिग्री सेल्सियस बटे 100, ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है। इसके बाद फ़ारेनहाइट में हमने बताया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम 180 भागों में बांटते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं उसको। तो हम ये लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 180। नेक्स्ट केल्विन पे आते हैं, तो केल्विन में हम क्या देखते हैं कि 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन के बीच के भाग को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं डिग्री केल्विन, फिर से गलती हो रही थी, डिग्री केल्विन नहीं है, डिग्री यूज नहीं करते हैं। तो K अपॉन 373 नहीं, हमने कितने भागों में बांटा था, 100 भागों में, तो यहाँ भागों की संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो 100। नेक्स्ट र्यूमर की बात आते हैं, तो र्यूमर में हमने बताया इसमें बटे में क्या चला जाएगा 80, तो हम क्या लिखेंगे डिग्री र्यूमर अपॉन 80, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसको और छोटा करना होता है तो नीचे के कॉमन लेके हम लोग काट देते हैं और ये फॉर्मूला तैयार होता है। तो बेस फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला, ध्यान रखें। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, ये जो हमने अभी फॉर्मूला बताया यही, ये रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, ये चारों टेम्परेचर स्केल के बीच में जो रिलेशन है ये फॉर्मूला ही है, ये हो गया। फिर आगे आते हैं जनरल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जनरल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चूंकि हम लोग इस चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ना है, तो ये बेसिक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मेजरमेंट के बारे में, लेंथ का मेजरमेंट, ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर का मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो जनरल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो कैटेगरी वाइज हम लोग बांटते हैं, तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कंपेयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स मतलब आप इसको जनरल भाषा में स्केल बोलते हो, लेकिन अब टेक्निकल भाषा में हम लोग रूल बोलते हैं। तो रूल में हम लोग को कई प्रकार के रूल्स होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का जो रूल होता है, ठीक है, या हुक रूल होता है, हुक रूल, जैसे हुक रूल है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल, ठीक है। श्रिंकेज रूल बोलते हैं इसको, श्रिंकेज रूल भी रूल यूज होता है, कैलिपर रूल यूज होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टील टैप यूज होता है। तो इस तरह से कई टाइप के रूल्स यूज होते हैं जिन्हें हम स्केल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास आप सबसे जो साधारण प्रकार का होता है उसे हम चाना बोलते हैं, ठीक है, जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक। इसके बाद बेवल स्क्वायर। अब हम लोग टेक्निकल में आते हैं तो फिटर में हम लोग के यहाँ बेवल स्क्वायर यूज होता है, बेवल स्क्वायर, ठीक है। कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर, ठीक। और इसके अलावा ट्राई स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। और प्रोटेक्टर हेड्स होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं उसको।
तो इस तरह से हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने के लिए ये टूल्स का यूज किया जाता है। कंपेयर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कैलिपर्स। जो कैलिपर्स होते हैं ये डायरेक्ट मेजरिंग नहीं देते हैं। अच्छा, ये वाले जो टूल्स हमारे देख रहे हैं ना आप, ये डायरेक्ट मेजरिंग करते हैं। अगर हम किसी भी जॉब को जब मापते हैं तो डायरेक्ट हमको मेजरिंग मिल जाती है, और इसमें भी जब हम किसी भी जॉब का जब एंगल मापते हैं तो डायरेक्ट हमको यहाँ से जो है एंगल पता चल जाता है। लेकिन ये जो कंपेयर इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं इनमें डायरेक्ट हमको कोई भी माप नहीं मिलती है, इनको इसलिए कंपेयर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसमें आता है कैलिपर, कैलिपर्स बोलते हैं, ठीक है, और जेनी कैलिपर, अब कैलिपर्स में आउटसाइड कैलिपर एंड इनसाइड कैलिपर, ठीक है। जेनी कैलिपर को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे हार्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है, या इसको ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ऑड लेग कैलिपर बोला जाता है। 1.1 लेग कैलिपर भी इसका नाम है, 1.1 लेग कैलिपर। तो इस तरह से ये हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही जनरल इंस्ट्रूमेंट ये है। ये हमें जो है जनरल मेजरिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमें प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि चैप्टर अलग है, आपको प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बताएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।